अब आपको दिखा देते हैं तमाम अहम खबरें सुपर 30 में। महाराष्ट्र के पालघर से बड़ी खबर है, जहां केमिकल कंपनी में भीषण आग लग गई। ये आग बोईसर तारापुर इंडस्ट्रियल एरिया में लगी। आग की लपटें दूर से नजर आ रही थी। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने की जद्दोजहद में जुट गई। इस हादसे में 2 लोगों के घायल होने की खबर है। आग कैसे लगी, अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। यूपी के झांसी में सिपरी बाजार इलाके में भीषण आग लग गई। हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है। आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक अभी तक 3 शवों को बरामद कर लिया गया है। बाकी 1 शव की तलाश की जा रही है। आग कैसे लगी इस बारे में अभी पता नहीं चल सका है। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया है कि आग लगने के कारणों की जांच के लिए जांच अधिकारी को निर्देश दे दिए गए हैं। एहतियातन सभी दुकानों को पुलिस फिर से चेक कर रही है। महाराष्ट्र के अहमदनगर के 30 गांव में स्कूली छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। घटना रविवार दोपहर की बताई जा रही है। घटना के विरोध में सोमवार को सभी दुकानें बंद रखी गईं। नाराज लोगों ने विरोध मार्च भी निकाला। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। पुलिस का कहना है कि आरोपी रफीक मुनीर पठान को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ पॉक्सो के तहत कार्रवाई की गई। लोगों का आरोप है कि बाहर से आकर 30 गांव में पढ़ाई करने वाली छात्राओं के साथ वहां के समुदाय विशेष के युवक हमेशा छेड़छाड़ करते हैं। यूपी के आगरा में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ, जहां एक कार और टेम्पो के बीच भीषण टक्कर हुई। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद कार का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। टेम्पो में महिला और बच्चे सहित 9 लोग सवार थे। मरने वाले सभी खेरागढ़ इलाके के रहने वाले थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि टेम्पो के परखच्चे उड़ गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। चश्मदीदों के मुताबिक कार ड्राइवर ने टेम्पो में टक्कर मारी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। करीब 4 घंटे तक चली बैठक में मोदी सरकार के 9 साल के कामों को जनता के बीच पहुंचाने पर जोर दिया गया। पीएम मोदी ने एक तरफ मिशन 2024 के लिए कड़ी मेहनत करने की बात कही, तो वहीं 2047 का विजन भी पेश किया। इसके अलावा संसद के मानसून सत्र के लिए विपक्ष के हमलों से निपटने की रणनीति पर भी जोर दिया गया। इस दौरान विभिन्न विभागों के कामकाज के बारे में प्रेजेंटेशन भी दिया गया। यूसीसी पर सियासत के बीच खबर है कि बिल को मानसून सत्र में पेश नहीं किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक सभी की राय लेने के बाद दिसंबर तक बिल संसद में पेश किया जा सकता है। इस बीच कॉमन सिविल कोड को लेकर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस ने यूसीसी का पूरी तरह से विरोध किया, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी ने सशर्त समर्थन की बात कही और कहा कि बिल को चुनाव को ध्यान में रखकर नहीं लाया जाना चाहिए। बैठक के दौरान यूसीसी में आदिवासियों के अधिकारों को ध्यान में रखने की बात भी कही गई। यूसीसी पर सुझाव मिलने के बाद करीब 4 महीने ड्राफ्ट तैयार होने में लग सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एससीओ के वर्चुअल शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। इस सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी शामिल होंगे। इस शिखर सम्मेलन में सुरक्षा, कनेक्टिविटी और कारोबार पर चर्चा होने की उम्मीद जताई जा रही है। भारत एससीओ के वर्तमान अध्यक्ष के तौर पर शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। भारत ने इस साल मई में गोवा में 2 दिवसीय सम्मेलन में एससीओ के विदेश मंत्रियों की मेजबानी की थी। एनसीपी में बगावत के बाद शरद पवार फुल एक्शन में हैं। सतारा में शरद पवार ने समर्थकों से मुलाकात के बाद बागियों को सख्त संदेश दिया और कहा कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब पार्टी को तोड़ने की कोशिश हुई है। मैं पहले भी ऐसे हालात देख चुका हूं। पवार ने दावा किया कि 3 महीने में पूरी तस्वीर बदल जाएगी। वक्त आने पर सब साथ आ जाएंगे। इस बीच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अजीत पवार से जब पूछा गया कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, तो उन्होंने साफ कहा कि क्या आप शरद पवार को भूल गए हैं, वही राष्ट्रीय अध्यक्ष है। शरद पवार गुट और बागी गुट फुल एक्शन में है। प्रफुल्ल पटेल की तस्वीर एनसीपी दफ्तर से हटा दी गई है, तो वहीं उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया है। इसके अलावा सुनील तटकरे को भी पवार गुट ने निकालने का ऐलान कर दिया है। उसके ठीक बाद बागी गुट ने सुनील तटकरे को एनसीपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाने का ऐलान कर दिया। दोनों गुटों में खींचतान जारी है। इससे पहले खबर थी कि पवार गुट ने अजीत पवार समेत 9 विधायकों की सदस्यता खत्म करने के लिए स्पीकर को चिट्ठी लिखी है।
हालांकि स्पीकर ने ऐसी किसी चिट्ठी को कल मिलने से इनकार कर दिया था। शरद पवार और बागी गुट में वार पलटवार के बीच अजीत पवार ने नए गठबंधन का भी ऐलान कर दिया। महाराष्ट्र सरकार में शामिल बीजेपी, शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी को अब महायुति कहा जाएगा। उधर डिप्टी सीएम अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है और पावर शेयरिंग को लेकर के काफी देर तक चर्चा की। अजीत पवार की कोशिश है कि सभी बागी विधायकों को सरकार में शामिल कर लिया जाए, क्योंकि शरद पवार गुट का दावा है कि कई विधायक उनके संपर्क में हैं। ऐसे में अगर विधायकों को पद नहीं मिला तो टूटने का खतरा बढ़ जाएगा। लैंड फॉर जॉब स्कैम केस में लालू परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को आरोपी बनाया है। कई कंपनियों और कुछ और लोगों के नाम चार्जशीट में शामिल किए गए हैं। इससे पहले लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती को केंद्रीय जांच एजेंसी ने आरोपी बनाया था। अब तेजस्वी का नाम भी उसमें शामिल कर लिया गया है। हालांकि पटना में पिछले दिनों हुई विपक्षी एकता मीटिंग में तेजस्वी ने इस बात का अंदेशा जताया था। ये पूरा मामला लालू यादव के रेलवे मंत्री रहने के दौरान का है। पश्चिम बंगाल के बासंती में मृतक टीएमसी नेता की बेटी ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मुलाकात की है। मृतक की बेटी ने राज्यपाल के पैर पकड़कर इंसाफ की गुहार लगाई है। पीड़िता का कहना है कि राज्य की पुलिस पूरी तरह से फेल हो चुकी है, लिहाजा इस मामले की जांच अब सीबीआई से कराई जाए। दक्षिण 24 परगना के बासंती में टीएमसी नेता की हत्या कर दी गई थी। सोमवार को जब राज्यपाल इलाके में पहुंचे तो बेटी उनके पैरों से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। घबराना नहीं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी बोस सब्जियों का भाव जानने खुद सब्जी मंडी पहुंच गए। सब्जी मंडी की एक दुकान में जाकर उन्होंने एक एक सब्जी का ताजा भाव पूछा। इन दिनों सब्जियों के भाव में तेजी देखने को मिली है। खासकर टमाटर के भाव देश के कई हिस्सों में 100 के पार पहुंच चुके हैं। ऐसे में राज्यपाल ने खुद सब्जी मंडी जाकर सब्जियों के ताजा रेट को जाना। खेड़ा जिले में हिंदू धर्म सेना के कार्यक्रम में वड़ताल धाम के नौतन स्वामी मंच पर गिर पड़े। स्वामी अपना प्रवचन पूरा करने के बाद जय श्री राम के नारे लगवा रहे थे, तभी अचानक मंच पर गिर पड़े, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। आयोजकों ने बिना देर किए स्वामी नारायण के संत को बेहोशी की हालत में संभाला और बड़ी घटना को टाला। अखिल भारतीय संत समिति के अध्यक्ष नौतम स्वामी पाटीदार नेता और वीरमगाम से बीजेपी विधायक हार्दिक पटेल के भी गुरु हैं। स्वामी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत खतरे से बाहर है। छत्तीसगढ़ के धमतरी में नेशनल हाईवे पर 2 युवकों के स्टंटबाजी का वीडियो वायरल हो रहा है। ये दोनों बाइक को लहराते हुए नजर आ रहे हैं। स्टंट करते समय उनकी तस्वीरें मोबाइल कैमरे में कैद हो गईं। लेकिन स्टंट करना दोनों युवकों को काफी महंगा पड़ गया। बाइक को लहराते हुए जैसे ही ये कुछ दूर गए, अचानक बाइक का संतुलन बिगड़ गया और दोनों रोड से साइड में गिर गए। इस हादसे में दोनों युवकों को गंभीर चोटें आई हैं। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एक बार फिर पाकिस्तान की नापाक हरकत का खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई और आतंकी गुरिल्ला वॉर की ट्रेनिंग ले चुके आतंकियों को घुसपैठ करा रहा है। इन आतंकियों को जम्मू, राजौरी, पुंछ और रियासी जैसे इलाकों में भेजने की साजिश हो रही है। सूत्रों के मुताबिक अब तक 30 से 40 आतंकियों के सक्रिय होने की आशंका है। खुफिया एजेंसियों को मिले इनपुट के मुताबिक इन आतंकियों के निशाने पर सुरक्षा बलों के कैंप, काफिला और पेट्रोलिंग टीम है। ऐसे में भारतीय सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर हैं। खबर यह भी है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश या फिर नेपाल के रास्ते अपने कुछ कमांडरों की भी घुसपैठ कराई है। बिहार में मानसून की पहली बारिश में ही प्रशासन के दावों की पोल खुल गई है। ये तस्वीरें बिहार के गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल की हैं, जहां बारिश के बाद पानी भर गया। अस्पताल के अंदर और बाहर पानी भरने से मरीजों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मौके पर पहुंचे डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने अधिकारियों को ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। बिहार में हर साल बारिश से हाहाकार मच जाता है। सरकार किसी की भी हो, भुगतना आम जनता को पड़ता है। ये महज तस्वीरें नहीं है, ये नगर निगम और सरकार की नाकामी को दर्शाता है। पश्चिम भारत के बाद दक्षिण भारत में भी तेज बारिश हो रही है। मंगलुरु में बारिश की वजह से सड़कें सैलाब में तब्दील हो गईं। बारिश की वजह से फ्लाईओवर के नीचे अंडरपास में पानी भर गया, जिससे एक बस फंस गई। काफी देर तक बस को निकालने की कोशिश होती रही। ऐसा ही मंजर मंगलुरु के हर इलाके में देखने को मिला। बारिश का पानी सड़कों पर जमा होने की वजह से सड़क किनारे बनी दुकानों में भी पानी घुस गया। सड़कों पर जल भराव की वजह से लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। मौसम विभाग ने पहले ही भारी बारिश का अलर्ट जारी कर रखा है।
यूपी के वाराणसी में भारी बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया। पहाड़ी इलाकों में हो रही मानसून की बारिश का गंगा पर असर पड़ा है। पिछले 3 दिनों से गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी जारी है। गंगा का जलस्तर बढ़ता देख प्रशासन अलर्ट हो गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को घाट किनारे मुस्तैद कर दिया गया है। प्रशासन ने घाट के किनारे रह रहे लोगों से जल्द दूसरे इलाकों में शिफ्ट होने के लिए बोल दिया है। बता दें कि 24 घंटे के अंदर गंगा का जलस्तर 18 सेंटीमीटर बढ़ गया है। गंगा किनारे बसे दुकानदारों ने भी अपना सामान सुरक्षित जगह पहुंचा दिया है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। ये तस्वीरें नरसिंहपुर की हैं, जहां स्कूली बच्चों को स्कूल जाने के लिए जान की बाजी लगानी पड़ रही है। पढ़ाई के लिए स्टूडेंट्स जान जोखिम में डालकर लकड़ी के पुल से जाने के लिए मजबूर है। मूसलाधार बारिश से जगह जगह सैलाब जैसे हालात हो गए हैं। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आजादी के 75 साल बाद भी अभी तक इन लोगों को ना तो शहर जाने के लिए पक्की सड़क नसीब हुई और ना ही कोई ऐसा रास्ता जिससे आसानी से शहर जाया जा सके। जापान के 3 राज्यों में मूसलाधार बारिश की वजह से 3,60,000 से ज्यादा लोगों को घर खाली करने की सलाह दी गई है। भारी बारिश की वजह से बाढ़ और भूस्खलन के खतरे को देखते हुए जापान की सरकार ने कुमामोटो के हजारों लोगों को अपने घर खाली करने का आग्रह किया है। ये तस्वीरें जापान के कुमामोटो की हैं। जापान के रहने वाले शख्स ने अपनी कार से ये वीडियो बनाया है। तस्वीरों में सड़कों पर सैलाब दिखाई दे रहा है। तेज बरसात के बाद आई बाढ़ से एक पुल भी ढह गया। बारिश में अभी फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। सावन का महीना आज से शुरू हो रहा है। इस दौरान शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ बढ़ जाती है। ये तस्वीर उज्जैन के महाकाल मंदिर की है। सावन के पहले दिन महाकाल के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। सावन के मद्देनजर मंदिर में दर्शन के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। साथ ही मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। भक्त सुबह से ही महाकाल के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। इस बार सावन महीने में 8 सोमवार पड़ेंगे। सभी शिवालयों में भगवान शिव के जयकारे सुनाई पड़ रहे हैं। अमरनाथ यात्रा के शुरू होते ही जम्मू में हजारों की संख्या में बाबा के भक्तों का तांता लगा हुआ है। कड़ी सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रा में लोग पहुंच रहे हैं। अमेरिका से हाल ही में खरीदे गए हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर चिनूक से जरूरी सामान अमरनाथ यात्रा के लिए भेजे जा रहे हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर साल आते हैं, लिहाजा इन हेलीकॉप्टर के जरिए कई हजार फीट की ऊंचाई पर ऑक्सीजन सिलेंडर समेत हर जरूरी सामान पहुंचाया जा रहा है। 14,000 फीट की ऊंचाई पर ये हेलीकॉप्टर्स श्रद्धालुओं के लिए देवदूत साबित होंगे। जयपुर के जैन मंदिर में बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। कांच की खिड़की तोड़ करके घुसे बदमाश 15 किलो का दानपत्र चोरी करके ले गए। मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी फुटेज में चोरों की करतूत कैद हुई है। घटना के बाद मंदिर के अध्यक्ष राजेश अजमेरा ने पुलिस में शिकायत की है। चोरों की इस वारदात से जैन समाज में काफी आक्रोश है। शिकायत मिलने के बाद प्रतापनगर पुलिस ने तुरंत मंदिर पहुंच करके पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस को मंदिर से कुछ दूरी पर टूटा हुआ खाली दानपत्र भी मिला है। पुलिस फुटेज के आधार पर अब चोरों की तलाश कर रही है। अमेरिका के टेक्सास के ईस्ट सेंटर में 10,000 लोगों ने एक साथ गीता का पाठ किया। गुरु पूर्णिमा के मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। गीता पाठ के लिए खास तैयारियां की गई थी। इस कार्यक्रम का आयोजन योग संगीत और SGS गीता फाउंडेशन की तरफ से किया गया था। आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। इस दिन गुरुओं की पूजा की जाती है। पेरू में एक ज्वालामुखी के सक्रिय होने के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। ज्वालामुखी से भूकंपीय हलचल के साथ ही जहरीली गैस निकलने और मैग्मा में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। खतरे को देखते हुए येलो से बढ़ाकर अब ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालात के मद्देनजर लोगों को प्रभावित इलाके से बाहर निकालने का इमरजेंसी प्लान भी तैयार किया गया है। गौरतलब है कि पेरू के मोकेगुआ इलाके में ज्वालामुखी सबसे अधिक एक्टिव है। इजराइल ने जेनिन शरणार्थी कैंप पर पिछले 20 वर्षों का सबसे बड़ा हमला बोला है। हमले के बाद शरणार्थी कैंप में रह रहे करीब 500 परिवार कैंप छोड़कर भाग गए हैं। तस्वीरों में अपने बच्चों के साथ भागते हुए लोगों को देखा जा सकता है। इजराइल की सेना ने ड्रोन से भी कैंप पर हमला बोला है। इस हमले में कम से कम 9 फिलिस्तीनियों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। 100 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। इजरायली सेना का कहना है कि जेनिन ब्रिगेड के लड़ाकों के लिए कमांड सेंटर के तौर पर काम करने वाली इमारत को निशाना बनाया गया है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन आसमान में सुपर मून का अद्भुत नजारा दिखाई दिया।
साल 2023 का ये पहला सुपरमून था। ग्रीस के आसमान में खूबसूरत चांद का बेहतरीन नजारा दिखाई दिया। ये नजारा केप सोनियन में पोसिडॉन के प्राचीन मंदिर का है। जुलाई के सुपरमून को बक मून भी कहा जाता है। इस साल के अगले 2 सुपरमून अगस्त महीने में दिखाई देंगे, जबकि तीसरा और साल का आखिरी सुपरमून सितंबर महीने में नजर आएगा।